हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि रहने वाले हैं आपके फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से। सही सुना आपने, हम कवर करने वाले हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से मोस्ट 25 क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। आप देख सकते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके डी.फार्म फर्स्ट ईयर डी.फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं, जो कि हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। सोशल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, उसके अलावा आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि रहने वाला है आपके लिए एक्सप्लेन द रैशनल यूज ऑफ द मेडिसिन। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का रैशनल यूज हम किस तरीके से करते हैं, तो आप सभी लोग इसका एग्जाम्पल के साथ आंसर्स को तैयार कर सकते हो, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द गाइडलाइंस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमारे पास क्या होती हैं, क्या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन किसको बोलते हैं, तो आपको इन सभी के बारे में बताना है और अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि आपका पेपर कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा। इतना क्वेश्चंस अगर आपने कवर कर लिए जो कि हम बता रहे हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट में इसमें बैक देखने को नहीं मिलेगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि डिफाइन द हाइपरटेंशन एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएट विद टू बी द हाइपरटेंशन। स्टूडेंट, हाइपरटेंशन क्या होती है और कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं, है ना। तो आपको इनके बारे में याद करना है। यह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं, जो कि है राइट इन ए डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से होते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर। जो स्टूडेंट, आपको पता होगा जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके लिए किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, डिफाइन द सीओपीडी। सीओपीडी क्या होती है, कॉन्जुगेटिव पल्मोनरी डिसीज, है ना। तो क्या होती है, उसके लिए इटिपोपैथोजेनेसिस कर सकते हैं, एंड उसके सिम्टम्स क्या होते हैं सीओपीडी के, आपको इनके बारे में भी डिस्कस करना होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट्स इटिपोपैथोजेनेसिस। एटिपोपैथोजेनेसिस क्या होती है कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर की, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट नोट ऑन द अस्थमा। अस्थमा क्या होता है और इसकी भी एटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है, और जब अस्थमा हो जाता है किसी पेशेंट को, अगर अस्थमा पेशेंट है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, जो कि है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुगर की प्रॉब्लम। जिन लोगों को शुगर की एंड डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको वहां पर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना होगा, और ये कितने टाइप्स की होती है ना, डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है वहां पर आपको बताना है, और हो सके तो इसकी एटियोपैथोजेनेसिस भी याद कर लीजिएगा विद सिम्टम्स के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, या थायराइड की प्रॉब्लम से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना, आपको वहां पर बताना है। उसके साथ साथ फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आप अच्छी तरीके से इसके याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, बात करते हैं
राइट इन डिटेल अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिर्गी। क्या बोलते हैं? मिर्गी। तो स्टूडेंट जिनको भी मिर्गी वगैरह आती हैं पेशेंट को, तो उनके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से दवाइयों से सही कर सकते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं एपिलेप्सी के लिए, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, जो कि है गिवन एंड ओवरव्यू ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एल्जाइमर डिसीज। स्टूडेंट आपको पता होगा कि एल्जाइमर डिसीज क्या होती है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें, एल्जाइमर डिसीज अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो ये नॉन ट्रीटेबल डिसीज है ना। इसको कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता, बट इसको दवाइयों की मदद से इसको रोका जा सकता है, इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। एल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, हमारी याददाश्त जो होती है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगती है, मतलब हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, है ना, भूलने लगते हैं। तो स्टूडेंट एल्जाइमर डिसीज में हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। तो स्टूडेंट इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, है ना, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टोक जिसको भी आ जाता है, तो उसको किस तरीके से हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लर्न करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं GERD, है ना, इसको शॉर्ट में GERD बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके की आपको डिसीज के बारे में पढ़ना है, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, राइट ए नोट ऑन द एल्कोहलिक लिवर डिसीज। एल्कोहल की वजह से लिवर में किस तरह की डिसीज हो जाती हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक डिसीज के बारे में हम बता सकते हैं, जो कि है हेपेटाइटिस। क्या होती है स्टूडेंट? मोस्ट कॉमन डिसीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिसको भी हो जाती है वो अल्कोहल की वजह से लिवर को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि है राइट ए नोट ऑन द इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में IBD। IBD डिसीज होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, इनके बारे में भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं, जो कि है व्हाट इज द एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी से हमें किस तरह की एनीमिया हो जाती है आपको बताना है, और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है ना, और उसके साथ साथ एटियोपैथोजेनेसिस भी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं, जो कि है राइट ए डिटेल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए किस तरीके के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं और एटिपोजेनेसिस क्या क्या है, तो आपको यह क्वेश्चन इस तरीके से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं, जो कि है राइट ए डिटेल नोट ऑन द मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द गोनोरिया एंड सिफिलिस। आपने स्टूडेंट यह देखा होगा ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से रिलेटेड है बीमारियां हैं। स्टूडेंट इन बीमारियों के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पर बता सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द क्लिनिकल एंड मैनिफेस्टेशन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको पता होगा जिसको हम आर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, गठिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गठिया। जो गठिया रोग हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में हम कौन सा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको दवाइयाँ भी बतानी है ना, तो सब कुछ इसके बारे में पढ़ना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 जो कि है एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द सोरोसिस। सोरोसिस क्या होती है, इस डिसीज के बारे में आपको बताना है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द एटिपोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी क्या होती है,
है ना। उसके साथ साथ इसमें किस तरीके के क्लिनिकल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, एटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है डिफाइन द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा स्टूडेंट किसको अफेक्ट करती है, हमारी आइज को अफेक्ट करती है। किसको, आइज को अफेक्ट करती है। तो ग्लूकोमा क्या होता है, ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं ग्लूकोमा के, ये आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है आपके लिए, एक्सप्लेन इन डिटेल पॉलीक्रेस्टिक ओवरिन सिंड्रोम्स, है ना। पॉलीक्रेस्टिक ओवरिन सिंड्रोम्स क्या होता है, क्या एटियोपैथोजेनेसिस होती है, इसकी क्या क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपको यह सब इसमें कवर करना है। स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।